हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज हम इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 73। तो अगर अभी तक आपने इसके बाकी के पार्ट जो हैं वो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के चेकआउट कर लीजिएगा। और देखिए आज हम यहाँ पर 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको साथ साथ में खुद को चेक भी करते रहना है कि आपकी 15 में से कितने क्वेश्चन सही होने वाले हैं। एंड आपको वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपकी 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन हमारे पास है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्पेशलाइज्ड इन। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी? वो थी टाउन प्लानिंग। ऑप्शन ए शहरी योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सिंधु घाटी की अगर हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की, तो आपको पता है कि इसकी लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। और ये लोग जो थे, ये लोग नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए जो था ग्रिड पद्धति का इस्तेमाल करते थे। इन्होंने अपने घर जो थे, घर और वगैरह बनाए हुए थे, तो वो ग्रिड पद्धति के आधार पर बनाए थे। और ये जो थे, इनके शिलालेख जो थे, जो भी मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, वो ज़्यादातर जो थे दाएं से बाएं लिखे जाते थे। दाएं से बाएं इनके शिलालेख मिले हैं, दाएं से बाएं वो लिखे जाते थे। और इसकी अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो ये लोग सूती और ऊनी वस्त्रों का इस्तेमाल करते थे। शहद के लिए ये मिठास का इस्तेमाल करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता में वैश्यावृत्ति और पर्दा प्रथा दोनों प्रचलित थी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्य इज। देखो आर्य शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है उच्च, सुपीरियर। ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। वैसे देखो आर्यों की अगर हम बात करें तो वैदिक समाज के निर्माता जो थे वो आर्य थे। और आर्य कहाँ से आए थे? तो ये मध्य एशिया से आए थे आर्य। और जहाँ ये रहते थे भारत में, उसे सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना गया है। और ये जो थे संस्कृत भाषा बोलते थे। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि आर्य कौन सी भाषा बोलते थे? तो ये संस्कृत भाषा बोलते थे। और आपसे एक और क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का आर्यकरण किसने किया था? तो अगर आपसे ये पूछें कि दक्षिण भारत का आर्यकरण किसने किया था, तो वो किया था अगस्त ऋषि ने। अगस्त ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था। और अगर आपसे पूछें कि उत्तर भारत का आर्यकरण किसने किया था, तो वो किया था गौतम राहुगढ़ ने। किसने किया था? गौतम राहुगढ़ ने किया था उत्तर भारत का आर्यकरण। और आर्य जो थे, इनकी प्रिय पशु क्या था? तो प्रिय पशु था इनका गाय। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित महाजनपद थी। तो गोदावरी नदी के किनारे जो महाजनपद था वो कौन सा था? तो ये था अशाका। अशाका या जिसे अश्मक के नाम से भी जानते हैं। अश्मक, इसकी अगर हम बात करें अशाका की, जिसे हम अश्मक के नाम से भी जानते हैं, इसकी राजधानी जो थी वो थी पोटली। पोटली या पोतन जो थी इसकी राजधानी थी। और देखो ये जो है अश्मक, ये दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। और देखो इसकी अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, अवंती की, तो अवंती की राजधानी जो थी वो थी उज्जैन। उज्जैन या महिष्मती के नाम से जिसे जानते हैं। वत्स की राजधानी जो थी वो थी कौसाम्बी। और अशाका की तो मैंने आपको बता दी, इसकी पोटली थी। और कंबोज की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी थी हाटक। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जैन धर्म का प्रबल अनुयायी कौन था? तो देखो जैन धर्म का प्रबल अनुयायी जो था वो था खारवेल, कलिंग का राजा खारवेल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और खारवेल जो था ये ओडिशा के कलिंग साम्राज्य पर इसने शासन किया था, खारवेल ने। और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म जो था वो कलिंग में फैला था, 4वीं शताब्दी में। और इसे जो था, इसे कलिंग राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त था जैन धर्म को। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो देखो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन जो है वो अर्थशास्त्र में हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखो इसकी अगर हम बात करें अर्थशास्त्र की, तो इसे लिखा है चाणक्य ने। और चाणक्य जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। और वैसे हम चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में। और चंद्रगुप्त मौर्य जो गद्दी पर कब बैठा था? तो 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म को मानता था। और इंडिका की अगर हम बात करें तो इंडिका जो है ये किसने लिखी है? ये लिखी है मेगास्थनीज ने।
और मेगास्थनीज जो था ये था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। तो वैसे इंडिका और अर्थशास्त्र और अशोक के अभिलेख, इन सभी से ही हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिल जाता है। बट देखो इसका आंसर जो है वो अर्थशास्त्र दे करके रखा हुआ है। बाकी आप बताओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए 115 क्वेश्चन का, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द बाइबल ऑफ तमिल लैंड कहलाती है? तो द बाइबल ऑफ तमिल लैंड जो है ये कहा जाता है कुराल को, तिरुकुराल को। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो द बाइबल ऑफ तमिल लैंड क्या कहलाती है? ये कुराल, ऑप्शन ए राइट आंसर है। और अगर आपसे पूछ लें कि तमिल साहित्य का जनक किसे कहते हैं, तो देखो अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि जो हैं इन्हें तमिल साहित्य का जनक कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध राज दरबारी थे? तो अमीर खुसरो जो थे ये अलाउद्दीन खिलजी के राज दरबारी कवि थे, ऑप्शन बी राइट आंसर है। बाकी देखो इसकी अगर हम बात करते हैं, अमीर खुसरो की अगर हम बात करें तो अमीर खुसरो का मूल नाम जो था वो था मुहम्मद हसन। मुहम्मद हसन के नाम से इसे जाना जाता था और इसे तूतीय हिंद के नाम से भी इसे जाना गया है। तूतीय हिंद की इसे उपाधि दी गई है। और सितार और तबले का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो वो अमीर खुसरो को माना जाता है। और ये जो हैं अमीर खुसरो, तो बलबन से लेकर के मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन जो था वो किसने देखा है? अमीर खुसरो ने देखा है। बाकी अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली व गुरसाब के नाम से इसे जाना गया है। और अलाउद्दीन खिलजी ने नकद वेतन देने और स्थायी सेना की नींव जो थी वो इसने रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और घोड़ा दागने की प्रथा किसने चलाई थी? तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही चलाई थी। और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रणाली और मूल्य नियंत्रण प्रणाली ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही चलाई थी। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो था ये हुआ था 1764 में हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और अंग्रेज सेनापति उसमें कौन था? तो वो हेक्टर मुनरो था जब बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? ये थे गुरु अंगद, ऑप्शन ए यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर है। गुरु नानक की अगर हम बात करें तो सिख संप्रदाय की स्थापना जो थी वो इन्हीं ने की थी, गुरु नानक ने। और गुरु का लंगर जो था वो इन्हीं ने चलाया था, गुरु नानक ने। और ये जो गुरु का लंगर चलाया था इन्होंने, इसको स्थायी रूप किसने प्रदान किया था? तो वो गुरु अंगद ने प्रदान किया था। बाकी देखो गुरु अंगद की अगर हम बात करें तो इन्हें जो था लहना के नाम से जाना जाता था। पहले इन्हें लहना के नाम से जाना जाता था, बाद में इन्हें गुरु अंगद के नाम से जाना जाने लगा। और गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो ये गुरु अंगद ने ही किया था। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें गुरु रामदास की, तो गुरु रामदास जो थे ये चौथे सिख गुरु थे और अमृतसर नगर की स्थापना जो थी इन्हीं ने की थी, गुरु रामदास ने। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें गुरु अर्जुन देव, तो ये थे 5वें सिख गुरु कौन थे? तो 5th नंबर के ये थे गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ की रचना जो है इन्हीं ने की है, गुरु अर्जुन देव ने। और हरमंदिर साहब जो है, हरमंदिर साहब, इसका निर्माण जो है इन्हीं ने करवाया है, गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन डी की अगर हम बात करें गुरु हरगोविंद की, तो अकाल तख्त का निर्माण जो है ये इन्होंने स्थापित किया था, अकाल तख्त गुरु हरगोविंद ने। और अमृतसर की किलेबंदी पूछते हैं कि अमृतसर की किलेबंदी किसने की थी? तो इन्हीं ने की थी, गुरु हरगोविंद ने। तो देखो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया? तो देखो ये थे लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो जो थे इन्होंने ही दास प्रथा का अंत किया था। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के संविधान ने भारतीय संघ की योजना किसके संविधान से ली है? तो देखो भारत के संविधान ने जो है कनाडा से भारतीय संघ की योजना ली है। सो ऑप्शन सी इसका यहाँ पर राइट आंसर है। कनाडा से क्या ली गई है? भारतीय संघ की योजना ली गई है। नेक्स्ट इसकी अगर हम बात करें, ऑप्शन ए की अगर हम बात करें आयरलैंड की, तो आयरलैंड से हमने लिए हैं DPSP, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम से संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता का प्रावधान ये यूनाइटेड किंगडम से लिया है। कनाडा का तो आपको पता ही चल गया।
बाकी ऑप्शन डी यूएसए की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट जो है, मौलिक अधिकार हमने लिए हैं यूएसए से, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो यही यूएसए से ली गई है, और न्याय के पुनरावलोकन ये भी हमने यूएसए से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो इसके बारे में अभी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया। तो देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 to 51 में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 36 से 51 तक। और राज्य के नीति निर्देशक संविधान हमने कहाँ से लिए हैं? तो ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कहाँ से लिए गए हैं, कौन से देश से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान में सभी कार्यकारी शक्तियाँ निहित हैं। तो भारतीय संविधान में सभी जो कार्यकारी शक्तियाँ हैं वो प्रेसिडेंट के पास निहित हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रपति जो होता है ये देश का संवैधानिक प्रधान होता है, और प्रथम नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। और इसकी अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन जो है वो किस आर्टिकल में किया गया है, तो अनुच्छेद 61 जो है इसमें राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन कभी लोकसभा अध्यक्ष नहीं बना? तो देखो, ऑप्शंस के हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, के सुंदरम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे हम इनका पूरा नाम क्या था के सुंदरम का? तो इनका पूरा नाम था कल्याण वैद्यनाथन कुट्टर सुंदरम। कल्याण वैद्यनाथ कुट्टर सुंदरम। और देखो, कल्याण वैद्यनाथ कुट्टर सुंदरम जो थे ये सिविल सर्वेंट थे, और ये जो थे के सुंदरम ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून सचिव थे। क्या थे? पहले कानून सचिव थे ये स्वतंत्र भारत के। और भारत के दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये यही थे के सुंदरम। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या न्यायालय को संविधान का संरक्षक बनाता है? तो आपको ऑप्शन देख के बताना है कि इनमें से जो क्या है जो न्यायालय को संविधान का संरक्षक बनाता है। तो देखो, ऑप्शन ए स्वतंत्रता जो है ये न्यायालय को संविधान का संरक्षक बनाता है। सो 125 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो, आज हमने यहाँ पर जो है 15 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी जो है कोई इस टाइम जो है अगर आपने प्रेजेंट टाइम में कोई एग्ज़ाम दिया है या अगर आप देने वाले हो, तब आप हमारी ईमेल आईडी के ऊपर पेपर को सेंड कर सकते हो। हम डिस्कस करेंगे उस पेपर को यहाँ पर, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।